अभी आपका है सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 1। वॉइस क्लियरिटी है ऑनलाइन बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है ऑनलाइन? सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट में मेजर वे में हम लोग कौन कौन से स्टेट पढ़ते हैं? 3 की मेजर वे में बात करते हैं। सॉलिड की बात करते हो, लिक्विड की बात करते हो, और किसकी बात करते हैं हम लोग? गैसियस स्टेट की। गैसेस स्टेट 11th का आपका चैप्टर है, 11th में डिस्कस किया जाता है। लिक्विड स्टेट ज्यादातर फिजिक्स में डिस्कस करते हैं, जिसमें सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, बढ़ने वाली थ्योरम, ये वो फलाना जो भी चीजें हैं वो लिक्विड ज्यादातर डिस्कस कहाँ पे होता है? फिजिक्स में आपके डिस्कस होता है, शायद 11th की फिजिक्स में फ्लूइड जिसमें पढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे 12th क्लास में हमारे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सबको ये बात पहले से मालूम होनी चाहिए, अभी के बोर्ड सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है। अगर आपके 15-16 चैप्टर 15-16 पेपर बनते हैं, 20 पेपर बनते हैं, जितने भी आपके जेईई मेंस के पेपर बनते हैं, तो आप मान के चलिए कि उसमें 50% पेपर ऐसा होता है जिसमें सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन होता है। 2-4 सालों से ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है, ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, और आधे पेपर्स में सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन नहीं होता है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपके वही 30 की काउंटिंग में आने वाले हैं। तो सारे चैप्टर्स में कई बार ये सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर छूट जाता है, लेकिन बहुत ही इजी चैप्टर है, शांति से करेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें क्रिस्टल के बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, अगर उसमें काम की चीजें हैं जो आती हैं तो उसमें बहुत दिमाग लगाएंगे, जिसको समझ आता है ठीक है, नहीं आता है फॉर्मूला और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे तो आपका हर सवाल इसमें बनेगा। कोई सवाल ऐसा नहीं आता है जो आपको आएगा नहीं। सॉलिड स्टेट की अगर बात करो तो सबसे पहला आपके दिमाग में सबसे पहली जो बात आती है क्या आती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड स्टेट में बहुत ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा यहाँ पे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस के बीच में क्या होता है? बहुत ज्यादा होगा, हाई डिग्री का होता है। सॉलिड की अगर बात करो तो सॉलिड की आपसे बात करी जाती है तो आपके दिमाग में रिजिडिटी वर्ड आता है, रिजिड होते हैं। लिक्विड की बात करते हैं तो फ्लूइडिटी की बात करते हैं, सॉलिड में फ्लूइडिटी की बात नहीं की जाती है, नो फ्लूइडिटी। और क्या होता है, और क्या प्रॉपर्टी है? डेफिनिट शेप एंड साइज की बात होती है ना। मेटेलिक एक बॉल यहाँ पे है या कहीं और पे लेके चले जाए, उसका शेप और साइज क्या होगा? चेंज नहीं होगा, जब तक उस पर कोई फिजिकल या केमिकल प्रोसेस ना किया जाए। फिजिकल प्रोसेस का मतलब होता है कोई मेटेलिक बॉल है, अब उसको पीट पीट करके आपने क्या कर दिया, उसको क्या बना दिया, उसकी शीट बना दी। तो तब तक इनमें इनके शेप और साइज फिक्स रहते हैं, वॉल्यूम वगैरह फिक्स होता है, तब तक इसमें चेंज नहीं आता है, जब तक आप उस पर कोई फिजिकल या केमिकल फोर्स अप्लाई ना करो। मान लो कोई एसिड से रिएक्शन करा दिया, एल्कली से करा दिया, तो वहां पे चेंज आ सकता है, बाकी वैसे सॉलिड का शेप और साइज क्या रहेगा? आपका फिक्स रहेगा, है ना। रिजिड होते ही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? बहुत कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा? इज वेरी लेस, बहुत कम, आपस में दूर दूर एकदम पास पास होंगे मॉलिक्यूल्स। सॉलिड में ज्यादातर बात करी जाती है तो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन की नहीं बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेटरी नहीं करते, रोटेटरी की भी ज्यादातर सॉलिड में बात अगर होगी। मोशन की अगर बात करेंगे तो वाइब्रेटरी मोशन की बात करते हैं, अपनी प्लेस पे टू एंड फ्रो मोशन कर सकते हैं, कम ही बात होती है। ठीक, तो ये कुछ सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टीज थी, इनसे कोई अपने को लेना देना है। नोट हो गई स्लाइड? अब हम लोग आते हैं सॉलिड के टाइप्स पे
कि कितने तरीके के सॉलिड हमको देखने को मिलते हैं जो हमारे कंसर्न में है, जो हमारे, जिनको हमको पढ़ना है। ठीक, तो टाइप्स की अगर बात करो तो एक को बोलते हैं क्रिस्टलाइन, एक को बोलेंगे क्रिस्टलाइन, दूसरा जो सॉलिड है उसको नाम दिया जाता है एमॉर्फस। एक को बोलते हैं क्रिस्टलाइन, दूसरे को बोलते हैं एमॉर्फस। दोनों में बेसिक डिफरेंस, छोटा छोटा सा डिफरेंस है, उसको समझेंगे। एमॉर्फस जो सॉलिड है इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये सब बात समझते। क्रिस्टलाइन अगर कोई सॉलिड है, अगर उसको आप क्रिस्टल बोल रहे हो, अगर उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हो, तो जो उसके पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स में एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होंगे। अरेंजमेंट कैसा होगा इनका? ऑर्डर्ड होगा। अभी समझाते हैं ऑर्डर्ड क्या मतलब। एमॉर्फस में अरेंजमेंट ऑर्डर्ड नहीं होगा। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स is not ordered। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऑर्डर्ड नहीं होगा। कैसे, देखो एग्जांपल समझते हैं। पहला पॉइंट नोट हो गया ऑनलाइन? ऑर्डर्ड का क्या मतलब है? देखो जैसे मान लो इस चीज को हमने बोला ये सॉलिड है कोई, इसमें हम अंदर से इसको देख रहे हैं। इसमें मान लीजिए यहाँ पे ए है, फिर इधर पे बी है, फिर इधर पे ए है, फिर इधर बी पार्टिकल है, फिर ए है। इस तरीके से अरेंजमेंट हमको दिख रहा है। फिर इस ए के नीचे बी है, फिर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। इस तरीके का एक पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी का। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर देखो तो एक ऑर्डर दिखाई दे रहा है, ए बी ए, फिर बी ए बी। ठीक है, एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, एक रेगुलर पैटर्न। मतलब ऐसा नहीं कि ए बी ही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैटर्न दिखाई दे ए बी बी बी। इस तरीके का पैटर्न भी आपको, कोई एक रेगुलर पैटर्न आपको दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए क्लास है, क्लास में कोई फंक्शन है, हमने बोला कि आपको इस तरीके से बैठना है कि एक स्टूडेंट बैठेगा ब्लैक टी शर्ट, फिर उसके बाद दो स्टूडेंट रेड टी शर्ट, फिर ब्लैक, फिर दो रेड, फिर इस तरीके से। तो एक सिमेट्रिकल, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट अगर बना दिया गया पार्टिकल्स का, अगर इस तरीके से पार्टिकल्स अरेंज है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सिस्टम। क्रिस्टल बोलोगे इसको, क्या बोलोगे इसको? क्रिस्टल। लेकिन अगर इसी जगह पे आप सॉलिड में देखो कि कोई रेगुलर अरेंजमेंट ना हो, मान लो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें ए बी, फिर यहाँ ए आ गया, फिर यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए। इस तरीके से अगर आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं दिख रहा है, नो रेगुलर अरेंजमेंट, अगर रेगुलर कोई अरेंजमेंट पार्टिकल्स का नहीं दिखता है, तो ऐसे सॉलिड को क्या बोलते हो? एमॉर्फस। और जहां रेगुलर अरेंजमेंट है उसको क्या बोल दोगे आप? क्रिस्टल। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? एमॉर्फस एंड क्रिस्टल। हाँ,
ठीक, तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में पहला डिफरेंस हमने क्या पढ़ा, क्रिस्टलाइन में ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा, है ना, दैट पार्टिकल्स कैन बी आयन, दैट पार्टिकल्स कैन बी मॉलिक्यूल, एटम्स, जो भी, वो डिपेंड करेगा कैसा है उसके ऊपर। और जहां पे डिसऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है, उस सॉलिड को क्या नाम दे दोगे आप, एमॉर्फस सॉलिड दे दो। ठीक, अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्रिस्टल सिस्टम में क्या होगा और इसमें क्या होगा। सेकंड पॉइंट की बात कर, सेकंड पॉइंट में बोलते हैं कि जो क्रिस्टल होता है, जो क्रिस्टलाइन होता है, उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपी, एनाइसोट्रोपी। क्या नाम दिया गया है, एनाइसोट्रोपी। और जो आपका एमॉर्फस सिस्टम होगा, उसमें जो स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं आइसोट्रोपी। अब समझते हैं एनाइसो और आइसो क्या है। आइसो तो वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, आइसो का मतलब सेम बात हो रही, एनाइसो का मतलब क्या हो रहा है, डिफरेंट। देखो ध्यान से, पहले मोटी मोटी बात समझ लेते हैं। जैसे मान लो एमॉर्फस सॉलिड आपने लिया, उसमें कोई पॉइंट आपने पकड़ा, कोई पॉइंट देखा, उस पॉइंट से अगर आप एक्स एक्सिस पे जाओ, अगर आप वाई एक्सिस पे जाओ, अगर आप जेड एक्सिस पे जाओ, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाओ, तो उसकी कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जिनकी वैल्यू लगभग लगभग सेम आएगी, चाहे उसको एक्स डायरेक्शन में निकालो, चाहे वाई में निकालो, चाहे जेड में निकालो, है ना। मतलब बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वैल्यू हम एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में देख सकते हैं। तो तीनों डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अगर देखोगे, या किसी भी डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी देखोगे, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, लगभग लगभग सेम आएगी। मान लो कोई प्रॉपर्टी, आप कोई फिजिकल प्रॉपर्टी चेक कर रहे हो और सॉलिड है एमॉर्फस, तो एमॉर्फस में कैसे आपको प्रॉपर्टी, मान लो कि कोई प्रॉपर्टी आपने देखी, उसकी वैल्यू एक्स डायरेक्शन में 15 आई, वाई डायरेक्शन में आपने देखा तो 15.1 आई, जेड में देखा तो 15.2 आई, तो अप्रॉक्स अगर एवरेज बोलो तो एवरेज आपका 15 के अराउंड ही है। मतलब आप कह सकते हो कि किसी भी डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो एमॉर्फस सॉलिड में इस तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम आती हैं, वैल्यू उनकी लगभग लगभग क्या आती है, सेम। लेकिन अगर वही चीज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखते हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन में कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या आती हैं, बिल्कुल चेंज आने लगती हैं। जैसे मान लो उसी प्रॉपर्टी की एक डायरेक्शन में वैल्यू आ रही है 16, एक डायरेक्शन में वैल्यू आ रही है 2, एक डायरेक्शन में वैल्यू आ रही है मान लो 32, तो क्या है, तीनों डायरेक्शन में वो प्रॉपर्टी क्या हो गई, बिल्कुल अलग अलग हो गई, उसकी वैल्यू क्या हो गई, अलग अलग। तो जहां पे डिफरेंट हो जाती है अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टी, उस टेंडेंसी को बोलते हैं एनाइसोट्रोपी। और जहां पे वैल्यू क्या रहती है, सारे डायरेक्शन में किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम रहती है, उसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपी। तो आइसोट्रोपी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एमॉर्फस में, और एनाइसोट्रोपी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अब इसका रीजन बताते हैं, पहले इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं कि एनाइसोट्रोपी आइसोट्रोपी है क्या। एनाइसोट्रोपी है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट वैल्यू आ गई। जैसे अभी मैंने बताया ना, एक्स में निकाला तो मान लो 16, वाई में निकाला तो 2 आ गई, जेड में निकाला तो आ गई 32, बहुत मतलब डिफरेंस है।
सेम नहीं कह सकते, 2 और 16 को सेम नहीं कह सकते, 16 और 32 को सेम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत दूर दूर है। और आइसोट्रोपी का क्या मतलब है? अप्रॉक्स, या सेम भी लिख देते हैं, अप्रॉक्स सेम वैल्यूज ऑफ सेम फिजिकल प्रॉपर्टी in different direction. आइसोट्रोपी ये है, एनाइसोट्रोपी। ऑनलाइन बच्चों क्लियर है ये पॉइंट? अब रीजन समझ लेते हैं इसका, ऐसा क्यों देखने को मिला हमको। नोट हो गया? क्या नाम है? वंश हो गया। अब एनाइसोट्रोपी क्यों देखने को मिली, आइसोट्रोपी क्यों देखने को मिली, ध्यान से देखो। अरेंजमेंट की बात है, क्रिस्टल में मिल रही है। मान लो ये ए है, बी है, ए है, बी है, फिर ए है, फिर बी है ना। ऐसा एक रेगुलर अरेंजमेंट हमने लिख लिया। ठीक है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो, सपोज मान लो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज मान लो, एकदम माइन्यूटली नहीं देखना है, माइन्यूटली का मतलब होता है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, हमको कॉन्सेप्ट को समझना है। और कैसे समझना है? हाँ, उसकी फिजिक्स में नहीं जाना है कि एकदम एक्स वाई में चलेगा। जैसे मान लो इस डायरेक्शन में जा रहे ए मॉलिक्यूल एटम्स मिल रहे हैं या मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, जो भी है, ए एंटाइटी मिल रही है। इस डायरेक्शन में मान लो तुम गए तो क्या मिल रहा है? ए बी ए बी ए बी, इस तरीके का अरेंजमेंट मिलता है। ठीक, मान लो तुम इधर से किसी डायरेक्शन में है तो ऐसे बी 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 मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है ना। तो देखो एटम्स का या जो भी एंटाइटी है ए और बी, इसका एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, एटम मान लेते हैं। तो एक बार आपको ए बी ए बी ए बी मिल रहा है एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में आपको ए मिला, एक डायरेक्शन में आपको क्या मिला? बी बी मिला। अलग अलग उनसे एनकाउंटर हो रहा है। मान लो आपने लाइट पास कराई और कोई प्रॉपर्टी आप देखना चाहते हो लाइट की, तो अलग अलग एटम्स का एनकाउंटर हो रहा है। जो सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है? डिफरेंट बन रही है। कहीं पे ए बी ए बी ए बी ए बी दिख रहा है, कहीं पे ए दिख रहा है, कहीं पे आपको बी 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 दिख रहा है, अगर किसी डायरेक्शन को लेते हो आप। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखो तो डिफरेंट क्या मिल रहे हैं? डिफरेंट पाथ बन रहे हैं ना। डिफरेंट पाथ कैसे बने? एटम्स के अरेंजमेंट क्या दिख रहे हैं आपको? अलग अलग दिख रहे हैं। तो जब एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग होगा तो जिस प्रॉपर्टी की आप स्टडी करना चाह रहे हो उसकी वैल्यू भी क्या होगी? आपकी अलग अलग आ जाएगी। क्योंकि बेसिकली क्या है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे वो क्रिस्टल बना है, उसका अरेंजमेंट ऐसे तो ऑर्डर्ड है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में जब जा रहे हो तो वो अरेंजमेंट में एटम्स और वो पार्टिकल्स क्या मिल रहे हैं? थोड़े थोड़े आपको कैसे मिल रहे हैं? अलग अलग मिल रहे हैं। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी क्या होगा? आइसोट्रोपी में मान लो ये क्लास है, ठीक है। अब क्लास में आपके बिल्कुल डिसऑर्डर्ड वे में बच्चे बैठे हुए हैं, कोई रेड, कोई ब्लैक, कोई येलो, ऐसे वैसे किसी भी डायरेक्शन में जाओ ऐसा ही टाइप का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, रेड येलो ब्लैक, कहीं पे ब्लैक रेड येलो, है ना। इस तरीके का ही कुछ कॉम्बिनेशन मिल रहा है, चाहे इधर से जाइए, इधर से जाइए, किसी और डायरेक्शन से जाइए।
इतना ज्यादा रेंडमनेस है, मतलब इतना ज्यादा डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट है कि उस अरेंजमेंट में किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ तो प्रॉपर्टी का अगर एवरेज निकालो तो एवरेज सब में लगभग लगभग क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कैसे देख सकते हैं, अगर एक एग्जांपल बनाए, ए बी, यहाँ पे ए फिर बी ले लिया, यहाँ पे ए बी ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, कुछ भी इस तरीके का अरेंजमेंट हमने ले लिया। अलग अलग अरेंजमेंट है, देख पा रहे हैं, ऐसा ले लिया, ठीक है। तो मान लो इस डायरेक्शन से आए तुम, ए बी मिल रहा है, इस डायरेक्शन से गए बी 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 ए मिल रहा है ना, फिर इस डायरेक्शन से गए ए बी मिल रहा है, इस तरीके से। तो लगभग लगभग जो अरेंजमेंट दिखता है वो मोर और लेस क्या आता है, सिमिलर सा आता है। इसलिए जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम चेक करने जाते हैं उसकी वैल्यू पॉइंट्स में तो अलग होगी। जैसे क्या बताया था मैंने, मान लो कोई किसी की वैल्यू आ रही है 16.1, कोई आ रहा है 16.2, किसी कोई आ रहा है 16.3, पॉइंट्स में तो अलग होगी, बिल्कुल सेम तो आएगा नहीं, रैंडम है, लेकिन हर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रैंडमनेस उतनी ही है। तो उसी टाइप का एक आपको अरेंजमेंट एवरेज में उसी तरीके का मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, एमॉर्फस में आइसोट्रोपी, और क्रिस्टलाइन में क्या देखने को मिलती है, एनाइसोट्रोपी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो अप्रॉक्स सिमिलर पार्टिकल अरेंजमेंट in all directions। बात समझ में आई? हाँ, 2 मॉलिक्यूल से बना है। हाँ, मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, कैसे बनेगा 2 से? हाँ 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 हाँ, तो फिर तब सेम आ जाएगा। हाँ, अब वो तो एक स्पेशल केस हो जाएगा ना अगर सेम है तो। हम्म, इतना ही पूछा जाता है, इसकी डिटेल में नहीं जाना, फिजिक्स में नहीं जाना, पहले ही मैंने। हाँ, हम्म, हाँ हाँ, तो किधर किधर की तरफ आपका मैग्नेट बनेगा वो डिपेंड करेगा, वो फिजिक्स आप बताओगे मैग्नेट किस तरफ बनेगा। सेपरेट क्यों करा रहे हो, आयंस उससे सेपरेट हो गए। हाँ, मैं इसकी डिटेलिंग मुझे नहीं आइडिया नहीं, इसकी डिटेलिंग आइडिया नहीं मुझे, गलत क्यों बोलूंगी। ठीक, आइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी हो गया। शांति, शांति बच्चों। अब देखो, क्रिस्टल अगर है, सिस्टम क्रिस्टलाइन है, तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। शार्प का मतलब समझते हैं, शार्प का मतलब है कि जैसे मान लो कोई सॉलिड है, उसका आप उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, और आपने देखा वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर के एकदम से सडनली पूरा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में मेल्ट हो गया। तो 70 जो है वो उसका क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, और 70 पे अप्रॉक्स मैक्सिमम सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अगर आप ऐसा देखते हो कि मान लो कोई सॉलिड ऐसा है कि 70 टेम्परेचर पे उसको लेकर के गए आप, अब उस 70 टेम्परेचर पे वो जो सॉलिड है उसका कुछ पार्ट 70 पे मेल्ट हुआ, कुछ पार्ट 71 पे हो रहा है, कुछ 71.2 पे हो रहा है, कुछ 71.4 पे हो रहा है। तो इसका मतलब उसके सारा
सारा जो उसका सिस्टम है उसका सबका मेल्टिंग पॉइंट लगभग लगभग सेम, लगभग तो सेम है बट एग्जैक्ट सेम नहीं है। तो बोलते हैं कि जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम शार्प आता है, 70 है तो सब कुछ मेल्ट हो जाएगा 70 पे। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक रेंज होती है, जैसे मान लो 70.1 से 70.5 तक हो गई, तो 70.1 पे भी कोई मेल्ट होगा, कुछ 70.2 पे होगा, कुछ 70.3 पे होगा। तो एक रेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट का, किसमें, एमॉर्फस में। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको एक मेल्टिंग पॉइंट का शार्प पॉइंट मिलेगा, शार्प टेम्परेचर आपको मिलेगा। तो बोलते हैं क्रिस्टलाइन में शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, बट एमॉर्फस में क्या मिलेगा हमको, एमॉर्फस सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज मिलेगी। यहाँ पे बिल्कुल शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे सब का सब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज। नोट हो गया। यहाँ पे आपको जब पहला ये लिखाया था, यहाँ पे तो ये लिखाया था ना, कहाँ गया, सुपर कूल्ड लिक्विड लिखते हैं, या इसको स्यूडो सॉलिड भी बोल सकते हैं। मतलब सॉलिड की सारी एकदम एग्जैक्ट सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करेगा, कुछ को तो करता है, कुछ को फॉलो नहीं भी करता है, इसलिए क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं अभी बताते हैं। क्रिस्टलाइन जो होता है इसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन को क्या नाम दोगे, ट्रू सॉलिड। ज्यादातर। अब एक टर्म है स्यूडो सॉलिड, समझ लेते हैं क्या है। ठीक, जैसे मान लो स्यूडो सॉलिड वो होंगे जिसपे बहुत ज्यादा अगर फोर्स, प्रेशर, स्ट्रेस वगैरह अप्लाई कर दो तो वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉलिड बेंड हो जाएगा। वैसे सॉलिड की क्या टेंडेंसी होती है, मुड़ता उड़ता नहीं है, बेंड वेंड तो होता नहीं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होंगे, हार्ड होंगे, रिजिड होंगे। लेकिन स्यूडो सॉलिड जो होगा वो क्या होगा, अगर उसके ऊपर हाई स्ट्रेस दे दो आप, तो हाई स्ट्रेस देने पे दे कैन बेंड, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड। और क्या पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, आप नोट नहीं कर रहे हर्ष, और क्या पॉइंट लिख सकते हैं, दे डू नॉट फॉलो all properties of solid, all properties of solid strictly, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं, कहीं कहीं पे क्या होगा, इनका मामला झोल होगा। झोल का मतलब समझते हैं, हाँ मान्या, सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला है, देखो जैसे आप पुरानी बिल्डिंग्स देख लीजिए, कहीं फोर्ट वगैरह में जाइए, पुराने पुराने बिल्डिंग्स अगर देखो आसपास में, पुराने जो फोर्ट वगैरह होते हैं वहां पे म्यूजियम वगैरह बने हुए होते हैं, तो वहां पे अगर आप जाओ ना और वहां पे ग्लास विंडो देखो, है ना, तो कई बार ये बात गाइड भी वहां पे बताता रहता है
कि ये ग्लास विंडो वो जादुई तरीके से बताता है। अगर साइंस उसने पढ़ी होती है, उसको मालूम होता है, तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है। और अगर नहीं पढ़ी होती है तो कैसे बताता है? जादुई तरीके से बताता है कि ये ग्लास की विंडो आप देखिए, ये ऊपर की तरफ जो ये विंडो है ये थिन है, और नीचे की तरफ इसकी थिकनेस क्या है? ज्यादा है। नीचे की तरफ क्या हो गई है? विंडो मोटी हो गई है, थिकनेस ज्यादा हो गई। इसका क्या मतलब है? कि वो जो ग्लास है ना, ग्रेविटी की वजह से बहुत सालों में, ऐसा नहीं कल हमने लगाया और 2 साल बाद हम देख रहे हैं तो ऊपर पतला और नीचे क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा, ऐसा नहीं। काफी सालों में ऐसा होता है कि ग्रेविटी की वजह से ऊपर से ये जो कांच ग्लास जो है, ये विंडो के ग्लासेस जो होते हैं कैसे कैसे होते हैं? एमॉर्फस होते हैं। और ये जो एमॉर्फस सॉलिड होता है, ये एमॉर्फस सॉलिड में थोड़ी सी फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? फ्लूइडिटी। लिक्विड में होता है फ्लूइडिटी, बताइए आपको। तो ऊपर से थोड़ा मास क्या होता है? नीचे की तरफ फ्लो करता है, कंटेंट थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है। तो इसीलिए ऊपर क्या होगा? थिन होगा, और नीचे क्या होगा? थिक। लेकिन ऐसा नहीं अभी खरीद के लाए, अभी लगाए और कल से देखने लगे मिलीमीटर से मेजर करने। कब होता है? बहुत ईयर्स में ये चीज देखने को मिलती है। हर जिनको मालूम नहीं रहता तो वो पूछते हैं वहां गाइड से कि क्या ये ऐसा कैसे, कोई जादू है क्या यहाँ फोर्ट की म्यूजियम में? क्या कोई जादू है क्या? ठीक है, क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, एमॉर्फस जो सॉलिड होते हैं वो एमॉर्फस सॉलिड ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि इसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है ना, तो कंटिन्यूअसली एक तो डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, दूसरा आपका फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है। तो इस वजह से ये ट्रांसपेरेंट इन जनरली नहीं दिखते हैं, है ना। बहुत अच्छा, अगर अंदर से इनको इंट्रोस्कोप करोगे देखोगे तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाई देते हैं। जैसे किसी चीज को बोलते हैं ना, अरे वो इतना ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। किसी चीज को बोलते हैं ना ऐसे एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है, मतलब क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी है उसमें, है ना। बोलो बोलो बोलो। नहीं, बहुत सारे ग्लासेस क्लियर अंदर से देखोगे तब, ये बाहर से ऐसे देखने से नहीं। तो स्यूडो सॉलिड की बात हो गई। फिर हमने क्या बात करी? सुपर कूल्ड लिक्विड, इसलिए बोला। और होता भी क्यों है? होता भी क्यों है? एक तो ग्रेविटी की वजह से होता है, फिर ग्लास की विंडोज जो होती हैं वो डे टाइम में क्या होती हैं? गर्म होती है। गर्म होने के बाद फिर धीरे धीरे इवनिंग टाइम में वो क्या होंगी? ठंडी होंगी, है ना। तो ठंडी होंगी तो क्या हो जाएंगी? सॉलिडिफाई हो जाएंगी। इसलिए क्या बोलेंगे? ये पॉइंट नोट हो गया, स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। बोलो बच्चों। yes. फॉर्मेट होता है ना, शीट फॉर्मेट भी तो है। अब एल्युमिनियम की कढ़ाई को लेकर के थोड़ी मोड़ते हो, पर शीट जो होगी वो थोड़ी मुड़ जाएगी। तो अलग अलग फॉर्मेट है। अब तुम फालतू बातों पे मत जाओ, चैप्टर कराने दो। क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज का मतलब जानते ही हैं, तोड़ना फोड़ना। क्लीवेज का मतलब जानते हैं ना, तोड़ना फोड़ना, है ना। क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। क्रिस्टल की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे? एमॉर्फस की। क्रिस्टल की बात करेंगे और एमॉर्फस। क्रिस्टल में बोलते हैं कि जैसे मान लो ये कोई क्रिस्टल है, इसको अगर हमने कट किया, कहीं से कट करोगे, है ना, तो इसमें शार्प एजेस मिलते हैं। मतलब ये कट करेगा या ब्रेक होगा तो भी इसमें क्या होगा? एक शेप प्रॉपर मिलेगा, है ना। एक अच्छा, हाँ, इन्होंने क्या बोला? क्या बोला वंश ने? तीखे कॉर्नर्स
कॉर्नर्स मिलेंगे इसमें, तीखे कॉर्नर्स, हाँ हिंदी में तीखे कॉर्नर्स बोल सकते, शार्प एजेस मिलेंगे। अगर इसको कट करोगे या गिर गया, ये टूट गया, तो ये कैसा मिलेगा इसमें, इसकी कट, क्रिस्टल की कटिंग पे कैसा मिलेगा, इसमें शार्प एजेस मिलेंगे। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड होता है ना, ये अगर टूटता है, इसको अगर कट करते हो, तो इसमें शार्प एजेस नहीं मिलते, है ना, शार्प कोई शेप वगैरह आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ज्यादातर एमॉर्फस। हाँ, ये तो मैंने पढ़ा नहीं। ठीक, ये पॉइंट क्लियर है, शार्प एजेस और वाला। जैसे मान लो आपने कोई क्या ले लिया, कोई मान लो ब्रिक ले लिया, उसको उठा के फेंक दिया धम से, तो आप वो ब्रिक अगर टूटा तो कैसे टूटेगा, कोई पाउडर में टूटेगा, और कोई अच्छा ऐसा कोई शेप प्रॉपर थोड़ी बनेगा उसमें, कोई उसके कट एकदम प्रॉपर थोड़ी होंगे, है ना। तो उसको क्या बोल सकते हो आप, उसको आप बोल सकते हो कि उसमें शार्प एजेस नहीं है, एमॉर्फस काइंड ऑफ बोल सकते हो। और जिसमें आपको टूटने पे, कटने पे एक प्रॉपर शेप, प्रॉपर एजेस मिलेंगे, उसको आप बोलोगे कौन सा सिस्टम, क्रिस्टलाइन सिस्टम। दोनों सेम लिख दिए, हो गया, नो शार्प एजेस, इन जनरली नहीं मिलते, उनका अंदर का स्ट्रक्चर है। क्लीवेज प्रॉपर्टी क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते, पॉलीमॉर्फिज्म। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, शांति से समझे। देखो जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, मान लो उसके डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म मिले, क्या मिले, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स अगर मिल जाए आपको, तो आप क्या बोलते हो उसको, पॉलीमॉर्फिज्म। उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कार्बन है मान लीजिए, तो कार्बन को आप लेते हो, तो कार्बन के ग्रेफाइट भी दिखाई देता है आपको, और क्या मिलता है आपको, डायमंड भी फॉर्म है। अगर अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म किसी एक सेम सब्सटेंस के मिलते हैं, तो उसको वर्ड को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोल सकते हो आप, पॉलीमॉर्फिज्म। ये कंपैरिजन नहीं है, अलग से, जैसे स्यूडो सॉलिड पॉइंट था वैसे। कॉम्बी, कॉम्बी का तो एग्जांपल नहीं है, या तो मिलता है वो, या तो है तो ये। अच्छा, अब सॉलिड्स के कुछ हम लोग और टाइप्स की बात करते हैं, और इसमें मेजर वे में हम बात कर रहे हैं, हमारा एमॉर्फस हमारा टॉपिक नहीं है, एमॉर्फस के बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हमें जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मेजर वे में क्रिस्टल की ही बात करेंगे, क्रिस्टल सिस्टम की। तो सॉलिड के टाइप्स हम लोग देख रहे हैं, और किसके देख रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही देख रहे हैं। एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है ये टाइप्स का, इस चार्ट से हमेशा जो है एक क्वेश्चन, 1-2 साल में एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से बन जाता है, कौन सा किसका
टाइप है ना। तो एक एक को बताते हुए आपको एग्जाम्पल बताते एनसीईआरटी में वैसे चार्ट बना है पर लिख के ही बता देते हैं खामखा में, वक्त क्या होता है ज्यादा लग जाता है। सबसे पहला टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहला टाइप कौन सा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब यहाँ पे लिखेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब किससे मिलके बना है। मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो ऑब्वियस सी बात है किससे बना होगा, मॉलिक्यूल्स उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, उससे ही मिलके बना होगा। अब इसमें कई सारी कैटेगरी हैं, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड में सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है नॉन पोलर। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है, नॉन पोलर, जिसमें पोल्स डेवलप नहीं होंगे। नॉन पोलर सबसे पहला। यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्स कौन सा लगेगा, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कौन सा लगेगा। फिर हम लोग लिखेंगे फिजिकल नेचर, सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और लास्ट के कॉलम में हम लोग इसमें लिखने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन। हाँ, पहला टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में पहली कैटेगरी है नॉन पोलर। मॉलिक्यूलर टाइप है तो मॉलिक्यूलर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, मॉलिक्यूल। जैसे हम बोलेंगे आयनिक सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे आयंस। जैसे मान लो हमने बोला मेटेलिक सॉलिड, तो मेटेलिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव आयंस, ठीक। और अगर हमने बोला कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड बोला, तो उसमें जो होते हैं आपके एटम्स होते हैं। कोवेलेंट या नेटवर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछते हैं। अब नॉन पोलर है। नॉन पोलर जो पार्ट होता है, नॉन पोलर वाले में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में लगता है, एक वीक फोर्स लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस। नाम क्या है, डिस्पर्जन फोर्स, या इसी को हम बोलते हैं लंदन फोर्स। एक बार पूछा है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल का कॉलम ही नहीं बनाया है, तो यहाँ पे बना, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे CCl4, CCl4, H2, I2, CO2, लिख लो जल्दी से। सॉलिडिफाइड इनर्ट गैस, ये सब नॉन पोलर में आते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हुए भी इनका नेचर, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हुए भी इसका नेचर कैसा है, सॉफ्ट। हाँ। नहीं, वो मॉलिक्यूल्स में बात कर। इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करो तो क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं होता, इसलिए इंसुलेटर। कैसे होंगे ये, इंसुलेटर।
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए आपका सॉफ्ट नेचर था, और कोई चीज अगर सॉफ्ट होगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो। ये पॉइंट सबको क्लियर है ऑनलाइन? ऑनलाइन में बच्चे कहाँ हैं, भूवी? ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ याद होने चाहिए, पूछते हैं एग्जाम्पल। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी है पोलर। मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिसमें क्या डेवलप होगा, पोल डेवलप होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे HCl हो गया, SO2 हो गया, इसमें मॉलिक्यूल्स में पोल्स डेवलप होंगे। जैसे यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, H की कम, तो यहाँ पे डाइपोल बनेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो डाइपोल 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 इंटरेक्शन यहाँ पे होगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। डाइपोल का भी इंटरेक्शन इतना हाई डिग्री का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे भी जो कैटेगरी है वो किस में आ रही है, सॉफ्ट में। चार्ज जो आते हैं ऐसे कोई परमानेंट चार्ज नहीं है, मॉलिक्यूल ही है, तो इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, तो इंसुलेटर ही होगा। और ये भी क्या होगा, ये वेरी लो था, ये लो की कैटेगरी। तो यानी इंटरेक्शन और मेल्टिंग पॉइंट को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट क्या थे इसमें, सेम थे। दोनों सॉफ्ट हैं, दोनों इंसुलेटर हैं, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, और इसमें पहले वाले में डिस्पर्जन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस, और ये वाले में कौन सा इंटरेक्शन था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जैसे HCl और HCl के दो मॉलिक्यूल पास आ गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप है, ये मॉलिक्यूल है एक, ये दूसरा है, यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो अब ये नेगेटिव पॉजिटिव एक मॉलिक्यूल का दूसरे से क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हर्ष कोई दिक्कत है? तीसरी वाली कैटेगरी है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। थर्ड कैटेगरी इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। कुछ खास चीज इसमें नहीं है, पूरा चार्ट याद हो जाएगा बस, तो आपको इसमें से एग्जांपल और इनके पॉइंट आएंगे। बोल हर्ष। लंडन फोर्स है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, उसमें जैसे H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो H2 मॉलिक्यूल में मान लो ये हाइड्रोजन का सैंपल है, तो यहाँ तो कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो पोल होल तो डेवलप होंगे नहीं, पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं है, लेकिन आपस में तो जुड़े हुए हैं ना, आपस में जुड़े हुए हैं, तो यानी कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा है। तो ऐसे केसेस में जो इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसको साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर किया था, लंदन नाम था, इसलिए क्या नाम देते हैं इनको, लंदन फोर्सेस। और बहुत ही वीक होता है, मतलब फोर्स, हाँ सेम है, डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस एक ही बात है। इसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डेड, थर्ड वाली कैटेगरी है। आइस की बात कर लो, आइस की कैटेगरी इसमें आ जाएगी। फिजिकल नेचर, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो जो बॉन्डिंग है उसी की बेसिस पे नाम दे दिया गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वगैरह हार्ड वाला बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आइस याद रखोगे तो याद रहेगा, इसमें क्या बनेगा, हार्ड स्ट्रक्चर। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह का कोई सिस्टम ऐसा देखने को मिलता नहीं है, तो इंसुलेटर ही होंगे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट भी
कमी टेम्परेचर पे हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती नहीं है, वीक बॉन्ड होता है, इसीलिए ब्रेक बॉन्ड ब्रेक लाइन से दिखाते हैं ना उसको। तो अभी हमने कौन से सॉलिड कर लिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड करे जिसमें 3 कैटेगरी थी, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में याद रखना है, सॉफ्टनेस, ये सारी चीजें नोट। हाँ क्यों, हाँ उसमें भी थोड़ा सा कंडक्टिविटी के लिए एसिड बेस एक दो ड्रॉप तो डालना ही पड़ता है। हाँ कौन आ रहा है इसमें, अभी तो थी कौन? दूसरी कैटेगरी कर लो, जल्दी जल्दी इस चार्ट को खत्म करें फिर आगे बढ़े ना। दूसरी कैटेगरी है आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, नाम से पता लग रहा है आयंस होंगे, है ना। आयनिक सॉलिड है तो क्या होंगे पार्टिकल, आयंस होंगे। आयंस के बीच में आपको पता है कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कैसा लगेगा आयनिक सॉलिड में, तगड़ा वाला लगेगा। एग्जाम्पल अगर बोले तो क्या ले सकते हैं, NaCl सॉलिड ले सकते हो, MgO ले सकते हो, ZnO सॉलिड है, ZnS है, CaF2 है। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। NaCl का क्रिस्टल काफी लोगों ने देखा होगा, नमक का क्रिस्टल है ना, हार्ड होता है पर ब्रिटल होता है, टूट जाता है, देखा है ना। हार्ड होगा पर क्या होगा, हार्ड पर ब्रिटल। वैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो हार्डनेस आ जाएगी। हाँ इसमें नमक वाले में एज नहीं होती, जी समझ गए। अगर सॉलिड स्टेट में लोगे तो सॉलिड स्टेट में अगर आप चाहो कि कंडक्ट कराओ इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट नहीं होगी, लेकिन अगर पानी में घोल दो तो क्योंकि आयंस में सेपरेट आउट हो जाएगा तो कंडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब दो कंडीशन है यहाँ पे, क्या देखोगे, क्या बोलोगे, सॉलिड अगर स्टेट है तो नो कंडक्टिविटी, लेकिन अगर आपने क्या कर दिया इसको मॉल्टेन स्टेट में कर दिया, मेल्ट कर दो या क्या कर दो एक्वस सॉल्यूशन बना दो, पानी में घोल दो, तो ये क्या बन जाएगा कंडक्टिव। इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम, हाँ नहीं पिघलेगा। आयनिक सॉलिड है, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो एमपी भी क्या होगा, हाई होगा। हाँ हाँ तो कहाँ कह रही हूँ मैं नहीं करना, अगर सॉलिड लोगे तो उसमें नहीं कर सकते, सॉलिड टुकड़ा उसका रख दो जब तक मेल्ट ना हो या पानी में ना डालो। इसके बाद थर्ड कैटेगरी है मेटेलिक सॉलिड। रटने वाली चीज है, थोड़ा थोड़ा समझना है इसमें बस, चार्ट में ज्यादा कुछ खास समझने वाली चीज नहीं है। मेटेलिक सॉलिड
इसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं इन delocalized C of electron. इलेक्ट्रॉन सी मॉडल होता है ना, मेटेलिक सॉलिड का इलेक्ट्रॉन सी मॉडल होता है। पॉजिटिव आयन M+M+ ढेर सारे होंगे और चारों तरफ क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे खूब सारे। इलेक्ट्रॉन के सी में क्या होता है, M+ होता है, मेटल का पॉजिटिव आयन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेटेलिक सॉलिड। बॉन्डिंग का जो टाइप है उसको नया नाम दे दिया गया है, बॉन्डिंग होती है मेटेलिक बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कौन सी हो गई, मेटेलिक। हार्ड वर्ड तो होंगे ही होंगे, हार्ड होंगे लेकिन मेलिएबल भी होंगे। मेलिएबल वर्ड जानते हैं क्या मतलब है मेलिएबल का, जल्दी बताओ। शीट्स बन सकती, शीट्स बन सकती हैं, डक्टाइल भी होते हैं, वायर्स भी बन सकते हैं इनके, शीट भी बन सकता है और डक्टाइल भी होते हैं, वायर्स भी बन सकते हैं। अब क्योंकि मैंने बोला कि पॉजिटिव आयन इन डी लोकलाइज्ड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होगा, सिस्टम कुछ ऐसा होगा, M+, 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 ढेर सारे M+ और ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे क्या होंगे, फ्री। सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रॉन है फ्री, तो इसका मतलब ये सॉलिड में भी कंडक्टिंग होगा और एक्वस में तो होगा ही होगा, मॉल्टन स्टेट में तो होगा ही होगा। तो अगर कंडक्टिविटी की बात करो तो सॉलिड और मॉल्टन दोनों में क्या होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग है, मेटेलिक बॉन्डिंग में M+ और इलेक्ट्रॉन के बीच में अच्छा खासा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होना ही है, फेयरली हाई लिखा है, क्या लिखा है, पॉइंट क्लियर है सारे इसके, हर्ष। मेटेलिक सॉलिड हो गए, कनिष्का तुम नोट कर रही हो, बैठी हो, अभी मैं चेक करके ही भेजूंगी। मेटलिक सॉलिड में, हाँ जो चेक करवाएगा कॉपी फिर जाएगा। मेटलिक सॉलिड में एग्जांपल लिख लीजिए, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम। हाँ नहीं वो कोई शर्त थोड़ी है। हो गया, अच्छा बन गया, नोट करो। मुझे ऐसे पसंद नहीं है, मुझे ऐसे है, मिश्री, फिटकरी सब क्रिस्टल में आएंगे। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो, मेटेलिक सॉलिड हो गए। लास्ट कैटेगरी है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, जो खूब पूछते हैं। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, जैसा नाम से दिखाई दे रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी और 3D स्ट्रक्चर बनेगा। नेटवर्क वर्ड अगर कहीं पे आ जाता है तो आप बात करेंगे, खूब अच्छा सा 3D स्ट्रक्चर
बनेगा, क्रिस्टल बनेगा, लेकिन कैसा होगा 3D में, खूब बढ़िया अरेंजमेंट होगा। अभी दिखाते हैं एक का। कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो एटम्स होंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। एग्जाम्पल याद रखिए, SiO2, SiO2 के दो फॉर्मेट होते हैं। इस ये जो क्रिस्टलाइन, ये वाला जो फॉर्मेट है इसको बोलते हैं क्वार्ट्ज। इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज। SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। तीसरा है कार्बन, वो भी कौन सा फॉर्मेट? डायमंड, कोवेलेंट में आएगा। ALN, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये सारे पूछे हुए एग्जाम्पल हैं। कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन के डायमंड वाला फॉर्मेट भी और ग्रेफाइट वाला फॉर्मेट भी, वो भी क्रिस्टल होता है। फुल रिंग, फुल रिंग, बक्की बॉल, ठीक है। चलो, SiO2, SiC और कार्बन डायमंड। डायमंड जो होता है ये सॉफ्ट होता है, डायमंड जो होता है हार्ड होता है, बट ग्रेफाइट और ALN जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, ये एक्सेप्शन है। ये दोनों जो होंगे ये क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे, बट ये क्या होंगे? ग्रेफाइट तो हार्ड कहाँ होता है? ग्रेफाइट को आप लोग जब वो पढ़ते हो फिजिक्स में, क्या पढ़ते हो? फ्रिक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? लुब्रिकेंट्स। तो ये हाँ, म्यू तो फ्रिक्शन का वो कोफिशिएंट होता है। ALN और कार्बन ग्रेफाइट जो होगा सॉफ्ट होगा। SiC, SiO2 क्वार्ट्ज और कार्बन डायमंड, ये दो तीनों क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ALN में और कार्बन ग्रेफाइट बहुत बार पूछा है, हमें नाम से ऐसा लगता है कि कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड है तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इंसुलेटर होगा, लेकिन एग्जाम्पल में याद रखेंगे, एक एल्युमिनियम नाइट्राइड का क्रिस्टल और एक ग्रेफाइट का क्रिस्टल, इन दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये कंडक्टिंग होंगे। ये दोनों क्या होंगे? कंडक्टिंग होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये क्या होंगे? नॉन कंडक्टिंग। ठीक है। ये लास्ट वाला जो है इसको खूब पूछ पूछ के क्या किया इन्होंने? दिमाग खराब किया। और क्योंकि नेटवर्क सॉलिड है, 3D में अरेंजमेंट है, अच्छा खासा क्रिस्टल बना हुआ है, तो मेल्टिंग पॉइंट को क्या होना है? सबका। हो गया। क्वेश्चन कैसे आएगा? मैचिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एक बार मैचिंग क्वेश्चन आया, CCl4 दे दिया, SiO2 दे दिया, CaF2 दे दिया, ZnS दे दिया, सामने की तरफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, इस तरीके के आपकी कैटेगरी दे दी, तो आपको क्या करना है? मैचिंग करनी है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है 4-5-6 एग्जांपल दे करके पूछ लिया आपसे, किसमें कुलाम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कितनी स्पीसीज ऐसी हैं जिसमें कुलाम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो जहां पे आयनिक है, जहां पे कुलाम फोर्स लग रहा है,
वो स्पीसीज को काउंट कर लेंगे। और इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, 6 या 7 स्पीसीज दी थी और उसमें आपको पूछा था किसमें किसमें कूलाम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो एग्जाम्पल अगर आपको याद होंगे तभी आप काम बना पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा वहां पे। जैसे इसमें दिया NaCl, CF2, SiO2, ZnS, SiC, ALN। तो अभी ये सब क्या बताया आपको, ये सारे के सारे कैसे हो गए, किस तरीके के सॉलिड हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग है यहाँ पे, है ना। तो कूलाम फोर्स का कोई चक्कर नहीं है। तो कूलाम फोर्स इसमें SiC दिया हुआ है, ALN दिया है, इसमें तो है नहीं। NaCl में कूलाम फोर्स होगा, है ना। CF2 में होगा, SiO2 नेटवर्क सॉलिड है तो उसमें भी नहीं होगा। तो जहाँ पे मॉलिक्यूल की बात आ जाएगी, नेटवर्क सॉलिड की बात आ जाएगी, वहां पे आपका कूलाम फोर्स एक्ट नहीं करेगा, है ना। तो उसके एग्जाम्पल अगर याद है तो आपका ये जेईई मेंस का सवाल, सस्ता सुंदर टिकाऊ सवाल आपका क्या होगा, बन जाए। ठीक, तो ऐसा करते हैं। अब कल से आपका क्रिस्टल सिस्टम जो मेन जो सॉलिड स्टेट है वो स्टार्ट। अभी तो यूनिक एम्फोरस में, एमॉर्फस में। चलिए बाय बाय बच्चों।